हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन क्लास। ठीक है, इस पूरी क्लास में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे ये दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आर्ग्यूमेंट यानी कि किसी भी बात को लेकर वाद विवाद होता है जब दो लोगों के बीच में है, तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिसएग्री विद ईच अदर और द रीजन दैट यू गिव टू सपोर्ट योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तर्क। तर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक गुस्से वाली चर्चा जो एक दूसरे से असहमत है। जब हम दो लोग बात कर रहे हैं और दो लोगों के बीच में सहमति नहीं बन रही है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे की बात को लेकर अगेंस्ट में है, तब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो वही सेम आर्ग्यूमेंट हमारा लॉजिकल रीजनिंग में भी होता है। ठीक है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। इसका स्ट्रक्चर हमको देखना है। क्या लिखा हुआ है? अ सिंपल आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट टू प्रीमाइस एंड वन कंक्लूजन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज मेड फ्रॉम प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट होता है वो आपकी परिसर और निष्कर्ष से मिलके बनता है। ठीक है, परिसर क्या होती है? परिसर होती है आपकी प्रीमाइस होती है कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट। जो भी आप सिंगल बात बोल रहे हो उसको चाहे आप स्टेटमेंट बोल लो, चाहे आप प्रमाइस बोल लो, चाहे आप परिसर बोल लो, चाहे आप प्रपोजिशन बोल लो, सब एक ही है, बस नाम उसके अलग अलग है। तो अगर एग्जाम में किसी का भी नाम कोई दूसरा आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रपोजिशन क्या होती है। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डॉग्स हैव ईयर्स। ठीक है, या फिर टॉमी इज अ डॉग। अब ये क्या है? ये एक सिंपल बात है, तो ये आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट हो गई। अब चाहे इसको स्टेटमेंट बोल लो, चाहे इसको प्रीमाइस बोल लो, इसको हिंदी में परिसर बोल लो, इसको है ना प्रपोजिशन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो प्रीमाइस क्या होती है? कोई भी सिंपल आपका स्टेटमेंट होता है वो आपकी क्या होती है? प्रीमाइस होती है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हम आर्ग्यूमेंट दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन से मिलके आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। दो प्रीमाइस यानी कि हमारी एक होगी प्रीमाइस 1, दूसरी होगी हमारे पास में प्रीमाइस 2, और फिर इन दोनों से जो निष्कर्ष आएगा ये तीनों मिला के क्या बनाएगी? हमारा आर्ग्यूमेंट बनाएगी। कोई हमारी एक स्टेटमेंट होगी, फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट होगी, इन दोनों से हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे, हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको तर्क बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देख लो जहाँ पे प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है और फिर नीचे कंक्लूजन है, तो समझ जाना कि ये क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक तर्क है। ठीक है, यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, ये हो गई आपकी पहली प्रीमाइस। फिर लिखा हुआ है टॉमी इज अ डॉग, ये हो गई आपकी दूसरी प्रीमाइस। ठीक है, टॉमी इज अ डॉग हो गई आपकी दूसरी प्रीमाइस। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि इसका मतलब है कि ये टॉमी हैव ईयर्स, यानी कि हिंदी में क्या बोला है? सभी कुत्तों के कान होते हैं। ठीक है भाई, ये पहली बात हो गई आपकी। फिर दूसरी बात क्या बोली है? टॉमी भी एक कुत्ता है। ठीक है, तो उससे निष्कर्ष क्या निकालेंगे? मतलब टॉमी के भी कान है। भाई सभी कुत्तों के कान होते हैं, टॉमी भी एक कुत्ता है मतलब उसके भी कान है। तो ये क्या हो गई? दो प्रीमाइस हो गई, दो स्टेटमेंट हो गई, और उससे हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये होता है आपका क्या? पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट, यानी कि तर्क कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक छोटे से पार्ट देख लेते हैं वापस से आर्ग्यूमेंट के। आर्ग्यूमेंट में हमारी होती है प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, और दोनों से मिला के हमारा क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है। जैसे यहाँ पे बोला है ऑल स्वेन्स आर व्हाइट, जितने भी स्वेन्स है वो क्या है? व्हाइट कलर के हैं, सफेद हैं। जिली इज अ स्वेन, जिली भी एक स्वेन है, मतलब जिली भी सफेद कलर की है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमने दो प्रीमाइस थी, उससे हमने क्या निकाला? एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाला, जो मिलके क्या बना है? हमारा आर्ग्यूमेंट बना है। यानी कि आर्ग्यूमेंट के पार्ट कितने होते हैं? प्रीमाइस और कंक्लूजन मिला के आर्ग्यूमेंट बनाता है। ठीक है, और प्रीमाइस भी कैसी? दो प्रीमाइस एक कंक्लूजन मिला के आपका पूरा का पूरा क्या बनता है? आर्ग्यूमेंट बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं प्रपोजिशन के स्ट्रक्चर कितने होते हैं। प्रपोजिशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया प्रपोजिशन यानी कि परिसर, आपकी प्रीमाइस, आपकी स्टेटमेंट, कुछ भी नाम दे दो उसको। ठीक है, तो जो सिंगल स्टेटमेंट होती है, हमने यहाँ पे बात करी थी ना, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, सभी कुत्तों के कान है, टॉमी भी एक कुत्ता है। तो ये जो एक सिंपल स्टेटमेंट है कि भाई टॉमी इज अ डॉग, ठीक है, या फिर ऑल डॉग हैव ईयर्स, सभी कुत्तों के कान हैं,
तो ये जो एक स्टेटमेंट होती है, इस एक स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखा, आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में प्रोमाइस होती है, कंक्लूजन होता है, ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट हमको समझ में आ गया क्या होता है। अब जो एक सिंपल एक सिंगल आपकी स्टेटमेंट होती है, उसका भी तो कुछ स्ट्रक्चर होता होगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर आपकी टोटल 4 तरीके की स्टेटमेंट्स आती है, ए टाइप की, ई टाइप की, आई टाइप की और ओ टाइप की, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, आपने वोवल्स आपको याद होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हमने यू को हटा दिया है, बचे जितने भी वो आपकी टाइप्स हैं, कितनी आपकी है ना प्रेमाइस की टाइप्स हो गई, ठीक है। ए टाइप, आई टाइप, ई और ओ टाइप की। यू नहीं है, यू मत याद रख लेना कि कहीं है ना ए ई आई ओ करके यू को पूरे के पूरे 5 वोवल्स याद कर लो, नहीं, यू नहीं है, यू को हटा के ए ई आई ओ, ये आपकी 4 टाइप की प्रेमाइसेस होती है, 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये होता क्या है ए ई आई ओ, इसको समझते हैं। यही आपका पूरा का पूरा बेस है आपकी लॉजिकल रीजनिंग का। जो आपका वेस्टर्न लॉजिक है उसका पूरा बेस ही आपकी ए ई आई ओ, इन 4 जो वर्ड लिखे हुए हैं इन पे ही बेस्ड है, ठीक है। इनको ढंग से समझ लो। ए टाइप की स्टेटमेंट क्या होती है, ए टाइप की स्टेटमेंट ऑल की बात करती है, किसकी बात करती है, ऑल की बात करती है, ठीक है। ई टाइप की स्टेटमेंट ऑल नॉट की बात करती है। अब चाहे आप यहाँ पे नो देख लो या फिर आप ऑल नॉट देख लो, एक ही बात है, ठीक है। ए टाइप की स्टेटमेंट ऑल की बात कर रही है, ऑल यानी कि सभी चीजों की, ठीक है। ई टाइप की स्टेटमेंट ऑल नॉट की बात करेगी, चाहे स्टेटमेंट में आपके ऑल नॉट लिखा हो या फिर सिंपल नॉट लिखा हो, समझ जाना वहां पे ऑल नॉट ही है उसका मतलब, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर आई टाइप की जो स्टेटमेंट है वो आपके सम की बात करती है, कुछ की बात करती है, ठीक है। और जो ओ टाइप की आपकी स्टेटमेंट होती है वो आपकी सम नॉट की बात करती है, सिंपल है ये तो। ए टाइप की स्टेटमेंट ऑल की बात करती है, ई टाइप की स्टेटमेंट ऑल नॉट की बात करती है, ठीक है भाई। आई टाइप की स्टेटमेंट सम की बात करती है, कुछ की बात करती है, और ओ टाइप की स्टेटमेंट सम नॉट की बात करती है, कुछ नहीं की बात करती है। अब ये है क्या, जो ए और ई टाइप की स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। और जो आई और ओ टाइप की स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं क्या, पर्टिक्युलर, क्या बोलते हैं, पर्टिक्युलर बोलते हैं। क्यों पर्टिक्युलर बोलते हैं, ऑल बोल रहे हैं भाई, सभी चीजें लाल है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सभी चीजों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑल थिंग्स आर रेड कलर, की सभी चीजें लाल कलर की है, तो मैं सभी की बात कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल। लेकिन मैं किसी एक प्रत्येक की बात करूंगी, भाई कुछ चीजें लाल है, सभी में से 5 चीजें लाल है, तो मैं बोलूंगी कुछ चीजें लाल है, मतलब मैं प्रत्येक की बात कर रही हूँ, सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं एक एक की बात कर रही हूँ, वो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो यहाँ पे हम जब भी हम सम की बात करते हैं तो इंडियन लॉजिक में उसको पर्टिकुलर बोलते हैं, और जब भी हम ऑल की बात करते हैं तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब यूनिवर्सल में भी आपकी 2 आ रही है, एक तो आ रही है ए टाइप की स्टेटमेंट, एक ई टाइप की स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने भी आपको बताया था, ए टाइप की स्टेटमेंट क्या होती है, ऑल की बात करती है, ई टाइप की स्टेटमेंट ऑल नॉट की बात करती है, मतलब एक आपकी पॉजिटिव हो गई, ए टाइप की आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, ई टाइप की आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई, जो ऑल नॉट की बात कर रही है। मतलब क्या है, जो यूनिवर्सल है वो आपके 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यूनिवर्सल कौन सी है, ए और ई टाइप की स्टेटमेंट यूनिवर्सल होती है। अब यूनिवर्सल भी आपका 2 तरीके का होता है, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, क्योंकि ए टाइप की स्टेटमेंट पॉजिटिव की बात कर रही है, ऑल की बात कर रही है, इसमें कोई नॉट नहीं आएगा। लेकिन ई टाइप की स्टेटमेंट ऑल नॉट की बात करती है, नॉट आ रहा है मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो यूनिवर्सल में हमारे 2 तरीके की स्टेटमेंट होगी। ए टाइप की स्टेटमेंट होती है यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ई टाइप की स्टेटमेंट हो गई आपकी यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। ये हो गई आपकी यूनिवर्सल की पूरी कहानी खत्म। यूनिवर्सल की 2 स्टेटमेंट होती है, ए और ई टाइप की, और उन 2 में से भी ए वाली होती है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई वाली होती है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ए बात करती है ऑल की और ई बात करती है ऑल नॉट की, तो नॉट मतलब नेगेटिव। नॉट कब लगाएंगे, जब भी कोई नेगेटिव चीज है, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको बात। अब दूसरी है हमारी आई और ओ टाइप की स्टेटमेंट, ये होती है आपकी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्यों होती है, यहाँ पे हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सल में 2 हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ भी 2 होगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया आई टाइप की स्टेटमेंट सम की बात करती है, कुछ की बात करती है, लेकिन ओ टाइप की स्टेटमेंट सम नॉट की बात करती है, कुछ नहीं, नॉट अगेन नेगेटिव। यानी कि इसमें भी आई टाइप की स्टेटमेंट होगी आपकी पॉजिटिव,
ओ टाइप की स्टेटमेंट होगी आपकी नेगेटिव, यानी कि यूनिवर्सल में भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, पर्टिकुलर में भी पर्टिकुलर अफर्मेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। आगे चारों की कहानी समझ में, AEIO क्या होता है। ठीक है भाई, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, एक आपकी प्रीमाइस लिखी हुई है, ऑल S इज P, ठीक है, या फिर मैं और अगर आसानी से आपको समझाती हूँ तो ये वाला अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, टॉमी इज अ डॉग। अब इस एक स्टेटमेंट में आपकी 4 बातें कही हुई है। क्या? 4 बातें। 4 बातें कैसे? एक तो हम टॉमी की बात कर रहे हैं, एक हम इसमें डॉग की बात कर रहे हैं, एक हम इसमें इज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैम यहाँ पे तो ना ऑल है, ना नॉट है, ना सम है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो मतलब वहां पे ऑल ही होगा, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब हम वहां पे ऑल ही समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई हमारी 4 बातें। एक हो गया हमारा ऑल, भाई कुछ नहीं है तो हम ऑल ही समझेंगे, एक हो गया टॉमी, एक हो गया इज और एक हो गया डॉग। अब इन 4 चीजों से मिलके आपकी पूरी की पूरी प्रमाइस बनती है। इन 4 चीजों को बोलते क्या है वो हम अभी समझते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्वांटिटी, जिसको क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं, जो कि आपकी क्वांटिटी दर्शाता है। कोई भी स्टेटमेंट की क्वांटिटी कैसी है, उसकी मात्रा कैसी है, वो दर्शाता है। एक होती है आपकी क्वालिटी, कि वो स्टेटमेंट किस क्वालिटी की है, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हो गई, अभी मैंने आपको बताया ऑल और सम। ऑल और सम होती है एक स्टेटमेंट की क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटी होती है। 2 तरीके की होती है आपकी ऑल वाली स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑल वाली क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। 2 तरीके की होती है सम वाली स्टेटमेंट, तो ये सम क्या हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में जब हम ऑल, सम नॉट, ऑल नॉट ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो ऑल सम क्या है, वो क्वांटिटी दर्शा रहे हैं ना भाई। मैंने बोला आज सभी कुत्ते क्या है, गोरे हैं, या फिर सभी कुत्ते रेड कलर के हैं, तो मैं सभी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मात्रा कितनी है, मात्रा है सभी, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक होती है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आपकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल में 2 होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर में भी 2 होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्वालिटी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव को दर्शाता है कि भाई किस क्वालिटी की आपकी स्टेटमेंट है। अगर मैंने कहा कि सभी कुत्ते लाल कलर के हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव कौन सी, यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गई। मैंने कहा सभी कुत्ते लाल कलर के नहीं हैं, तो ये क्या हो गई, ये आपकी नेगेटिव वाली स्टेटमेंट हो गई। तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को हम बोलते हैं क्वालिटी। जो ऑल और सम होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिटी, यानी कि उसकी मात्रा दिखा रहे हैं वो, ठीक है। ये 2 बातें समझ में आ गई। अब ये 2 तो हो गई आपकी 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स और होती है। 2 टर्म्स कौन कौन सी है, एक आपका बच गया टॉमी, एक बच गया आपका डॉग। अब ये क्या है, ये होते हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने बचपन में पढ़े थे इंग्लिश के अंदर। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सेंटेंस में बात हो रही है टॉमी इज अ डॉग, किसके बारे में बात हो रही है, टॉमी के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जिसके बारे में जो बात होती है, क्या बात हो रही है कि टॉमी एक कुत्ता है, तो क्या बात हो रही है कि टॉमी डॉग है, तो डॉग क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और जिसके बारे में हम जो बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजों से मिलकर बनती है आपकी पूरी की पूरी प्रमाइस, आपकी पूरी की पूरी परिसर। एक होता है आपका क्वांटिफायर्स, जो कि आपकी क्वांटिटी को दर्शाते हैं, भाई ऑल है, सम है, कैसी आपकी स्टेटमेंट है। एक होते हैं आपकी क्वालिटी, जो कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी को दर्शाते हैं। एक हो गया आपका सब्जेक्ट, जो कि दर्शाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उस परिसर के अंदर। एक होते हैं आपके प्रेडिकेट, जो दर्शाते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। इन चारों से मिलकर आपकी पूरी एक सिंगल प्रेमाइस बनती है, एक सिंगल परिसर बनती है, ठीक है। आगे बात समझ में, आर्ग्यूमेंट किससे बनता है, प्रेमाइस किससे बनती है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। तो इसमें आपको पढ़ना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो ऑल टाइप की स्टेटमेंट होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है।
फिर जो आपकी ऑल नॉट वाली स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नेगेटिव जो स्टेटमेंट है ई टाइप की, उसमें होता है आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है, ठीक है। फिर आपकी जो सम वाली स्टेटमेंट है यानी कि पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर में भी पॉजिटिव वाली अफर्मेटिव वाली जो स्टेटमेंट है वो उसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जो आपकी सम नॉट वाली स्टेटमेंट है उसमें आपके सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट हो गया है क्लियर। आपका प्रीपोजिशन क्या होती है, आपके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। एक जो प्रस्ताव होता है यानी कि एक जो प्रपोजिशन होती है उसके 4 टर्म्स होती है। क्वांटिफायर्स जो कि क्वांटिटी को दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं। भाई ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है या फिर विशिष्ट है, पर्टिकुलर है, ठीक है। अब सार्वभौमिक में भी 2 होती है जो आपकी गुणवत्ता होती है, सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो सार्वभौमिक सकारात्मक नकारात्मक दोनों होगी और विशिष्ट जो है वो भी आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ए टाइप होती है आपकी सार्वभौमिक सकारात्मक, ठीक है। ई टाइप होती है आपकी सार्वभौमिक नकारात्मक, क्योंकि इसमें हम ऑल नॉट की बात कर रहे हैं। फिर जो आई टाइप की होती है वो होती है आपकी क्या, विशिष्ट सकारात्मक, ठीक है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। और जो ओ टाइप की स्टेटमेंट है वो होती है आपकी विशिष्ट नकारात्मक, क्योंकि इसमें हम सम नॉट की बात करते हैं, कुछ नहीं की बात करते हैं, ठीक है। और एक हो गई आपकी है ना मात्रा, एक हो गई आपकी गुणवत्ता, एक होता है आपका विषय, एक होता है आपका विधेय। विषय जिसके बारे में हम बात करते हैं और विधेय जिसके बारे में हम जो बात करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजों से मिलकर आपकी पूरी की पूरी परिसर बनती है, आपकी पूरी की पूरी प्रेमाइस बनती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझना। मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं मूड्स के बारे में कि मूड्स क्या होते हैं। जैसे हम सबके मूड्स होते हैं ना, वैसे इनके भी कुछ अपने अपने मूड्स होते हैं। हमारा मूड है आज, हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, आज हमारा खेलने का मूड है। वैसे तो पढ़ने का मूड कभी भी नहीं होता है किसी का, पर हमारे भी अपने अपने अलग अलग मूड होते हैं। वैसे ही इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग के भी अपने अपने मूड्स होते हैं। भाई ये भी अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो इनके मूड क्या है, हम इनके मूड्स को देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में मूड्स का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको AEIO टाइप की स्टेटमेंट पढ़ाई ना, वो इसीलिए पढ़ाई है मूड्स को फाइंड आउट करने के लिए। हम मूड्स क्यों देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, जो 2 प्रेमाइस और एक कंक्लूजन से बना है, 2 परिसर और एक निष्कर्ष से मिलकर आपका जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट तर्क बनता है, उसका मूड क्या है। मतलब हर एक स्टेटमेंट कौन सी टाइप की स्टेटमेंट है, ए टाइप की है, ई की है, आई की है या ओ टाइप की है, ये हमको देखना होता है मूड्स के अंदर, बस और कुछ नहीं देखना होता है। तो आपको AEIO वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ए कब होती है यूनिवर्सल पर्टिकुलर में, आई कब होती है आपकी सम के अंदर होती है, ई कब होती है यूनिवर्सल नेगेटिव में, ओ कब होती है सम नेगेटिव में यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव में। तो AEIO का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप मूड्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, इस टॉपिक को कवर कर पाओगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देके बताती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, ठीक। दूसरी प्रीमाइस बोली है ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला है, कंक्लूजन निकाला है कि ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी बन गई आर्ग्यूमेंट। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको इसका मूड बताना है, तो मूड का मतलब ये कौन सी टाइप की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होती है, एक सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल प्रीमाइस, एक सिंगल परिसर आपकी स्टेटमेंट होती है। तो मूड किसका बताओगे, आर्ग्यूमेंट का मूड नहीं बताना है हमको, एक एक सिंगल स्टेटमेंट का मूड बताना है। पहली प्रीमाइस का क्या मूड है, दूसरी का क्या मूड है और इस कंक्लूजन का क्या मूड है। भाई आर्ग्यूमेंट तो इन तीनों से मिला के बनेगा ना, हमको पहले एक एक का मूड देखना होगा, उसके बाद में पूरा आर्ग्यूमेंट का मूड ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहली प्रीमाइस में बात हो रही है ऑल की। ऑल किस में होता है, ऑल होता है ए के अंदर। ऑल किस में होता है, ए के अंदर होता है। अब मैंने आपको बताया था AEIO वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है। ये दोनों किस में होते हैं, ये होते हैं आपके पर्टिकुलर के अंदर। और ये यूनिवर्सल में भी ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों में भी ये होता है आपका पॉजिटिव और ओ वाला होता है आपका नेगेटिव। याद रखना है इसको अच्छे से। अब यहाँ पे ऑल की बात हो रही है लेकिन नॉट नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव वाली है। ऑल कौन सी होती है, ए होती है। तो इसका आपका सिंगल स्टेटमेंट का मूड क्या हो गया, ए हो गया।
फिर ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सभी डॉग्स क्या है, मैमल्स हैं। तो इसका मूड क्या हो गया, ये भी ऑल की बात कर रही है, ठीक है, और ना ही कुछ नेगेटिव है, यानी कि ये भी ए टाइप की स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका मूड भी ए हो गया। ठीक है, फिर देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, ये भी कौन सी, ये भी ऑल की बात कर रही है, ना ही नेगेटिव है, यानी कि इसका भी ए हो गया। इस पूरे आर्ग्यूमेंट का मूड बन गया आपका ए। बस इतना सा करना था, ये होता है आपका पूरा का पूरा मूड। हमको मूड में देखना होता है कि एक जो स्टेटमेंट है उसका वो कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, ए की है, ई की है, आई या ओ की है। ऑल लिखा हुआ है इसका मतलब वो ए की होगी, अगर ऑल नॉट होता तो यहाँ पे हम ई लिख देते, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल नॉट यानी कि ऑल नॉट होता तो हम ई लिख देते। अगर यहाँ पे सम होता कि सम मैमल्स आर क्रिएचर, कुछ मैमल क्रिएचर्स हैं, तो हम सम की जगह क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, क्योंकि सम क्या होती है, आई टाइप की स्टेटमेंट होती है। अगर यहाँ पे सम नॉट लिखा होता कि सम मैमल्स आर नॉट क्रिएचर्स, तो क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ओ टाइप की स्टेटमेंट हो जाती। बस हमको ये बताना होता है कि ये जो सिंगल स्टेटमेंट है वो कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट है मूड्स के अंदर, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मूड्स का कंसेप्ट समाप्त होता है। बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीन आपकी होती है सिंगल टर्म्स होती है, ठीक है। अब हम आपके टर्म्स एंड प्रीमाइस को और अच्छे से पढ़ते हैं। प्रीमाइस तो हमने देख लिया है, लेकिन और हम देखेंगे कि प्रीमाइस और टर्म्स क्या होती है लॉजिकल रीजनिंग में। आपकी टोटल 3 टर्म्स होती है, ठीक है, 3 आपकी टर्म्स होती है और आपकी 2 आपकी प्रीमाइस होती है, ठीक है। 2 प्रीमाइस मैंने आपको पढ़ा ही दिया है भाई, 2 प्रीमाइस से आपका 2 प्रीमाइस और कंक्लूजन से मिला के आपका आर्ग्यूमेंट बनता है। तो प्रीमाइस हो गई 2, लेकिन टर्म होती है 3। इसको कैसे देखेंगे, अब इनको मैं बताती हूँ। 3 टर्म्स कौन सी होती है पहले तो वो देखो। 3 टर्म्स है आपकी मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म। 3M से भी नाम याद रख सकते हो आप इसका। 3M का फॉर्मूला है ये, मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, ठीक है। और 2 प्रीमाइस होती है, 2 प्रीमाइस, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2। ये पांचों चीजों का कंसेप्ट आपको क्लियरली पता होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजर टर्म क्या होती है, मेजर टर्म होती है आपकी जो पहली वाली प्रीमाइस है, ठीक है। सबसे पहले चलो मिडिल टर्म बताती हूँ मैं आपको। मिडिल टर्म क्या होती है, पहली प्रीमाइस और दूसरी प्रीमाइस में कुछ चीज आपकी कॉमन होगी, ठीक है, जो पहली में भी आ रही है और दूसरी में भी आ रही है, वो होती है आपकी मिडिल टर्म। लेकिन मिडिल टर्म आपके कंक्लूजन में नहीं आती है, तो मिडिल टर्म के लिए आपको 2 रूल याद रखने हैं। क्या हो गए 2 रूल, पहला तो मिडिल टर्म आपकी पहली और दूसरी प्रीमाइस में जो चीज कॉमन है वही आपकी मिडिल टर्म होगी, और दूसरा रूल कि मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन के अंदर, निष्कर्ष के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 रूल हो गए आपके मिडिल टर्म के। तो आप देखो यहाँ पे बोला है ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स एंड ऑल डॉग्स आर मैमल्स। कॉमन क्या है दोनों के अंदर, मैमल्स कॉमन है, तो ये मैमल्स क्या हो गई, आपकी मिडिल टर्म हो गई। और देखो अब दूसरा रूल लगाओ कि मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आनी चाहिए। तो देखो कि क्या मैमल जो वर्ड है वो कंक्लूजन में दिख रहा है कहीं पे भी। देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, क्या यहाँ पे कहीं पे भी मैमल्स का वर्ड यूज हुआ, नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो मिडिल टर्म है वो सिर्फ प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 के अंदर कॉमन टर्म होती है, लेकिन कंक्लूजन यानी कि आपका निष्कर्ष के अंदर एब्सेंट होती है। इन 2 रूल को ढंग से याद रख लेना, रट लेना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना कि मिडिल टर्म प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में कॉमन टर्म होती है, लेकिन कंक्लूजन में एब्सेंट होती है, ठीक है। मिडिल टर्म का कंसेप्ट खत्म हो गया। मेजर टर्म और माइनर टर्म, ठीक है, मेजर और माइनर टर्म और 2 प्रीमाइस मैंने भी आपको बताई थी, वो 2 प्रीमाइस के नाम भी हैं। क्या नाम है, वही मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस, ठीक है। अब नाम से समझ में आ रहा है मेजर टर्म, माइनर टर्म और मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस यानी कि दोनों कुछ सेम ही है। हाँ बिल्कुल, दोनों सेम ही है। मेजर टर्म आपकी जो पहली प्रीमाइस होती है वो होती है आपकी मेजर प्रीमाइस, और जो आपकी दूसरी प्रीमाइस होती है वो होती है आपकी माइनर प्रीमाइस, ठीक है। तो अब जो टर्म आपकी मिडिल टर्म के अलावा बच गई पहली वाली प्रीमाइस में, वो क्या हो गई, आपकी मेजर प्रीमाइस हो गई, वो आपकी मेजर टर्म हो गई। क्यों, क्योंकि वो मेजर प्रीमाइस के अंदर आ रही है। और दूसरी प्रीमाइस में मिडिल टर्म के अलावा जो भी टर्म आपकी बच गई वो क्या हो गई, आपकी माइनर टर्म हो गई। क्यों, क्योंकि वो माइनर प्रीमाइस में आ रही है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, मेजर और माइनर का क्या कंसेप्ट है। आपके पास होती है पहली प्रीमाइस 1, फिर प्रीमाइस 2 और फिर होता है आपका कंक्लूजन। इससे आपका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बनता है। पहली प्रीमाइस को क्या बोलते हैं, मेजर प्रीमाइस, ठीक है, ये होती है आपकी मेजर प्रीमाइस, ठीक है।
दूसरी प्रीमाइस को क्या बोलते हैं? दूसरी प्रीमाइस को हम बोलते हैं माइनर प्रीमाइस। क्या बोलते हैं? माइनर प्रीमाइस। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी माइनर प्रीमाइस। ये प्रीमाइस का नाम है, अभी टर्म नहीं बता रही हूँ। और तीसरा तो कंक्लूजन है, इसका कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, अब पहली प्रीमाइस और दूसरी प्रीमाइस में जो चीज कॉमन होगी वो होती है आपकी क्या? मिडिल टर्म। वो होती है आपकी मिडिल टर्म। लेकिन दूसरी बात, दूसरा रूल क्या था कि मिडिल टर्म कंक्लूजन, जो आपका ये निष्कर्ष है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। ये मिडिल टर्म के दो रूल है, पहली और दूसरी प्रीमाइस, यानी कि मेजर और माइनर प्रीमाइस के अंदर क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। लेकिन कंक्लूजन यानी कि आपका निष्कर्ष जो होता है उसके अंदर एब्सेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मिडिल टर्म का कंसेप्ट समाप्त होता है। ठीक है, अब आती है आपकी मेजर टर्म और माइनर टर्म की बात। तो पहली प्रीमाइस को हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, दूसरी को हम माइनर प्रीमाइस बोलते हैं। तो पहली प्रीमाइस में आपकी एक तो आ गई मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के अलावा जो भी कुछ बचा हुआ है वो क्या हो गई? आपकी मेजर टर्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहली प्रीमाइस को मेजर प्रीमाइस के नाम से जानते हैं, तो मिडिल टर्म के अलावा जो भी कुछ बचा वो आपकी मेजर टर्म हो गई। दूसरी प्रीमाइस को हम माइनर प्रीमाइस के नाम से जानते हैं, तो मिडिल टर्म के अलावा जो भी कुछ बचा वो आपकी माइनर टर्म हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी मेजर टर्म और माइनर टर्म का कंसेप्ट क्लियर। अब एक और तरीका होता है मेजर और माइनर टर्म को फाइंड आउट करने का, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें मेजर, माइनर, मिडिल टर्म है क्या। तो मिडिल टर्म का तो मैंने आपको बता दिया कि कंक्लूजन के अंदर एब्सेंट होती है, और दोनों प्रीमाइस में जो कॉमन होती है वो आपकी मिडिल टर्म होती है। ठीक है, लेकिन मेजर और माइनर प्रीमाइस को हम कंक्लूजन को देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंक्लूजन में जो आपके सब्जेक्ट के अंदर होता है, अभी मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पढ़ाया है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया ये सब पहले। जो सब्जेक्ट के अंदर होती है वो सब्जेक्ट क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी माइनर टर्म कहलाती है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर जो आपके सब्जेक्ट होता है वो आपका माइनर टर्म कहलाता है, और जो बचा हुआ आपका प्रेडिकेट होता है वो आपका मेजर टर्म कहलाता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो बची हुई पहली प्रीमाइस के अंदर जो बच गया वो मेजर टर्म, दूसरी में जो बच गया मिडिल टर्म के अलावा वो माइनर टर्म, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आपका है ना एग्जाम्पल है, एक बार इसको मैं इरेज कर देती हूँ, वेट अ मिनट। ये जो आपका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, इसको अच्छे से देखते हैं कि भाई इसके अंदर मेजर टर्म और मिडिल टर्म का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर मेजर टर्म और मिडिल टर्म का ये कंसेप्ट है कि सबसे पहले तो देखो कि इसमें मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म है मैमल्स, और मैमल्स इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन क्या होती है? आपकी मिडिल टर्म होती है। ठीक है, अब पहली प्रीमाइस में मिडिल टर्म के अलावा क्या बच रहा है? क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स। अब ये बच रहे हैं, तो पहली प्रीमाइस को क्या बोलते हैं? पहली को हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, तो यानी कि ये टर्म हो गई आपकी मेजर टर्म। दूसरी में मैमल्स के अलावा क्या बच रहा है? डॉग्स भी बच रहा है, तो दूसरी प्रीमाइस को क्या बोलते हैं? हम माइनर प्रीमाइस बोलते हैं। तो मिडिल टर्म के अलावा डॉग्स बच रहा है, तो यानी कि ये आपकी माइनर टर्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये मैमल तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये आपकी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ये हो गई आपकी मिडिल टर्म। क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, ये हो गई आपकी मेजर टर्म, और डॉग्स हो गई आपकी माइनर टर्म। इसको आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है? डॉग है, डॉग हो गया आपका क्या है ना माइनर टर्म। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है जिसके बारे में हम जो बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो हम बात करते हैं, जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो होता है आपका मेजर टर्म। ठीक है, आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, दोनों प्रीमाइस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए, मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म को फाइंड आउट करने के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इनमें से मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। मूड्स और फिगर्स के बारे में सबसे पहले हमने देखा मूड्स क्या होते हैं। मूड्स हमको AEIO जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है ना, AEIO वाली, वो हमको बताना होता है कि ये जो पूरी आपका आर्ग्यूमेंट है, पूरी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, ए की है, ई की है, आई या फिर ओ की है, कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो हमको बताना होता है, वो होता है आपका मूड्स। ठीक है, फिर हमने देखी 3 तरीके की आपकी प्रीमाइस होती है, कौन कौन सी? मेजर, माइनर और मिडिल, 3 तरीके की आपकी टर्म्स होती है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, और 2 तरीके की आपकी प्रीमाइस होती है। ठीक है, कौन कौन सी? मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो क्लियर। अब हिंदी में क्या होता है, एक होती है आपकी प्रमुख पद, एक होती है लघु पद, एक होती है आपकी मध्य पद। ठीक है, जो मेजर, माइनर और मिडिल टर्म होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमुख पद बोलते हैं, लघु पद बोलते हैं और मध्य पद बोलते हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। और 2 प्रीमाइस होती है, मेजर और माइनर प्रीमाइस। ठीक है, यानी कि प्रमुख पद, लघु पद और मध्य पद, जो मिडिल टर्म है उसको हटा के जो 2 टर्म्स बची है आपकी मेजर और माइनर, वो ही होती है आपकी मेजर और माइनर प्रीमाइस भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है फिगर्स। फिगर्स क्या होते हैं? अभी हमने मूड्स देख लिए, अब मूड्स से ही आपका जुड़ा हुआ है फिगर्स। फिगर्स क्या होते हैं? इसके अंदर हम मिडिल टर्म की पोजीशन को चेक करते हैं कि मिडिल टर्म कहाँ पे है। मिडिल टर्म आपका सब्जेक्ट में है या फिर प्रेडिकेट के अंदर है, ये हमको देखना होता है फिगर्स के अंदर। तो टोटल 4 आपके फिगर बनते हैं। आपका एक फिगर बनता है, डायग्राम से दिखाती हूँ मैं, ये टोटल आपके फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4, ऐसे करके आपके टोटल 4 फिगर्स बनते हैं। इसके अंदर हमको बताना होता है कि जो ये मिडिल टर्म है आपकी, जो आपकी मिडिल टर्म होती है, जो आपकी मध्य पद होती है, जो कि आपकी प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 के अंदर कॉमन होती है, मैंने बताया था ये प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में कॉमन होती है जो आपकी मिडिल टर्म, उसकी पोजीशन कहाँ पे है? वो आपका सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है या फिर वो आपका प्रेडिकेट के अंदर आ रहा है? जहाँ पे वो जैसे आ रहा है उसको उस हिसाब से हम बता देंगे। अगर आपकी जो मिडिल टर्म है वो अगर आपकी सबसे पहली प्रीमाइस में अगर वो आपकी सब्जेक्ट के अंदर आ रही है और दूसरी प्रीमाइस में आपकी मिडिल टर्म प्रेडिकेट के अंदर आ रही है, तो ये वाला हो जाएगा आपका फिगर 1। ठीक है, फिगर 1 में क्या होता है? मिडिल टर्म पहली प्रीमाइस में सब्जेक्ट में आती है, दूसरी प्रीमाइस में प्रेडिकेट के अंदर आती है। ठीक है, फिगर 2 क्या होता है? फिगर 2 होता है जब मिडिल टर्म दोनों ही प्रीमाइस में आपकी प्रेडिकेट के अंदर आती है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म जो है वो आपकी फर्स्ट फिगर में कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट में आ रही है। सब्जेक्ट कहाँ पे है? प्रेडिकेट के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आ रही है। और सेकंड प्रीमाइस में कहाँ पे आ रही है? राइट में आ रही है। राइट क्या है? सब्जेक्ट का राइट ये हो गया और प्रेडिकेट का लेफ्ट वो हो गया, इसलिए लेफ्ट और राइट का नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फिगर 1 में जो मिडिल टर्म है वो आपकी लेफ्ट और राइट में आती है। पहली प्रीमाइस में लेफ्ट में आती है, दूसरी प्रीमाइस में राइट में आती है। ठीक है, फिर फिगर 2 को कैसे याद रखोगे? फिगर 2 में जो आपकी मिडिल टर्म है वो दोनों ही तरफ राइट के अंदर आ रही है। यहाँ ये सब्जेक्ट का राइट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट का राइट हो गया, दोनों ही तरफ राइट के अंदर आ रही है आपकी मिडिल टर्म। यानी कि फिगर 2 के अंदर आपकी जब दोनों ही प्रीमाइस राइट के अंदर आती है, यानी कि दोनों ही प्रीमाइस जब आपकी प्रेडिकेट के अंदर आती है, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है आपका फिगर 2। आपकी प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों ही परिसर के अंदर आपकी जो मध्य पद है, जो आपकी मिडिल टर्म है, वो कहाँ पे आएगी? राइट के अंदर आएगी, यानी कि प्रेडिकेट के अंदर आएगी। फिर होता है आपका फिगर 3। फिगर 3 में इसका ऑपोजिट होता है जस्ट। फिगर 2 में राइट के अंदर आती है दोनों ही प्रीमाइस में, फिगर 3 में लेफ्ट के अंदर आती है। मिडिल टर्म पहली प्रीमाइस में और दूसरी प्रीमाइस में दोनों में ही लेफ्ट की तरफ आती है, यानी कि दोनों के अंदर ही सब्जेक्ट के अंदर आती है। फिगर 2 के अंदर प्रेडिकेट में आती है, तो फिगर 3 उसका ऑपोजिट हो गया, फिगर 3 में सब्जेक्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब फिगर 4 क्या होता है? फिगर 4 जो है वो फिगर 1 का ऑपोजिट होता है। फिगर 1 में लेफ्ट और राइट में आती है आपकी मिडिल टर्म, यहाँ पे आपकी राइट और लेफ्ट के अंदर आती है, यानी कि प्रीमाइस 1 में राइट में आएगी और प्रीमाइस 2 के अंदर लेफ्ट के अंदर आएगी। यानी कि प्रीमाइस 1 के अंदर आपकी प्रेडिकेट के अंदर आएगी मिडिल टर्म और प्रीमाइस 2 के अंदर आपकी सब्जेक्ट के अंदर आएगी मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये होती है आपकी 4 फिगर्स के अंदर आपकी मिडिल टर्म कहाँ पे आ रही है, वो हमको बताना होता है। पहली फिगर के अंदर आपकी मिडिल टर्म कहाँ पे आती है? पहली फिगर में आपकी मिडिल टर्म आती है लेफ्ट में पहली में और दूसरी प्रीमाइस के अंदर राइट में आती है। ठीक है, दूसरी फिगर में आपकी मिडिल टर्म आती है दोनों ही तरफ राइट के अंदर, दोनों ही परिसर के अंदर राइट में आती है। तीसरी में उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, दोनों में ही लेफ्ट में आएगी। चौथी वाली जो है वो आपकी फर्स्ट के ऑपोजिट हो जाएगी। फर्स्ट में कहाँ आती थी? फर्स्ट फिगर में लेफ्ट में और राइट में, पहली प्रीमाइस में लेफ्ट में, सेकंड प्रीमाइस में राइट में, तो ये उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। फर्स्ट प्रीमाइस में इस बार राइट में आ जाएगी, सेकंड प्रीमाइस में आपकी लेफ्ट में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मिडिल टर्म, मध्य पद। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे मैम? ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कौन लेफ्ट में आ रहा है कौन राइट में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको याद कैसे रखें अब? ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो आपका एक गाना है, वो गाने के कुछ ऐसे लिरिक्स है कि लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट आगे आगे, हमको आगे आगे से याद रखना है राइट। ये हमारा कोड वर्ड है। हम एग्जाम में चीटिंग करने के लिए पहले कोड वर्ड का यूज करते थे ना, तो यहाँ पे भी जो आगे आगे है वो हमारा कोड वर्ड है जिसका मतलब है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट आगे आगे मतलब राइट राइट, फिर होगा राइट लेफ्ट। ठीक है, फिर होगा आपका राइट लेफ्ट और पीछे 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 हम याद करेंगे, हमारा वापिस से कोड वर्ड आ गया जिसका मतलब होगा लेफ्ट। ठीक है, आगे आगे कोड वर्ड है हमारा राइट, पीछे पीछे का कोड वर्ड होगा हमारा लेफ्ट। बस ये बन गई आपकी एक पहली आपका फिगर लेफ्ट राइट के अंदर आता है,
दूसरा फिगर आपका राइट राइट के अंदर आता है, तीसरा फिगर आपका लेफ्ट लेफ्ट में आता है, चौथा फिगर आपका राइट लेफ्ट में आता है। बस कुछ याद ही नहीं करना है, बस गाने को याद रखो। पहली में लेफ्ट राइट के अंदर आती है तो लेफ्ट राइट आगे आगे, यानी कि दूसरी में राइट राइट में आ जाएगी। फिर तीसरी में कहाँ आती है, राइट लेफ्ट पीछे पीछे, तो राइट लेफ्ट आपकी फोर्थ वाली हो जाएगी और पीछे पीछे यानी कि लेफ्ट लेफ्ट आपकी थर्ड वाली हो जाएगी। लेफ्ट राइट आगे आगे, राइट लेफ्ट पीछे पीछे। इस गाने को याद कर लेना, पूरी की पूरी जो चारों फिगर्स है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी फिगर्स, ये होते हैं आपके मूड्स और फिगर्स। ठीक है, आगे बात समझ में। डायग्राम से मैंने आपको काफ़ी इजीली समझा दिया है। थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पे दी हुई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पढ़ लेना। बाकी थ्योरी में वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बार क्या हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दिसंबर के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें जो रूल्स है ना वो थोड़े ट्रिकी रूल्स हैं। हमको याद करना पड़ेगा कि भाई अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रू होगी, यहाँ पे हमारी है ना फॉल्स होगी। तो ये सब हमको प्रिपोजिशंस जो है, जो उसके रूल्स है वो हमको याद करने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब याद कैसे होंगे, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, तभी कोई चीज़ याद होती है ना। तो बस ये मत समझो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे से नहीं होगा, हो जाएगा। मेरे को भी तो पहली बार पढ़ा होगा तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था डेफिनेटली। ठीक है, कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन 2 बार 3 बार 5 बार रिवाइज कर लो, 6 बार आपके मुंह जबान पे वो याद हो जाएगी। आपको 2 बजे भी कोई उठा के पूछेगा ना कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होती है, तो बता दो कि हाँ हर्षिता मैडम ने वो बताया था तो ये होगा। ठीक है, अब पहले अच्छे से समझ लो कि ये होती क्या है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के लिए पहले हमको जैसे नाम में ही दिया हुआ है स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर के अंदर मैंने आपको बताया था आपके आर्ग्यूमेंट में होता है ए, फिर होता है आपका ई, फिर होता है आपका आई, फिर होता है आपका ओ। ए ई आई ओ मैंने आपको समझाया था अभी आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसको ही यहाँ पे नंबर दे दो। 4 कोने हैं स्क्वायर के, एक कोना हो गया ए, दूसरा हो गया ई, तीसरा हो गया आई, चौथा हो गया ओ। अब आपको स्क्वायर जो है वो इसी पोजीशन के अंदर बनाना है। अपना दिमाग मत लगा लेना कि मैम यहाँ पे मैं ई लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं आई लिख देती हूँ, नहीं, ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सारा खेल खत्म, वहाँ पे क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओगे। आपका पहले ए ही होगा, फिर आपका ई ही होगा, फिर जो नीचे के 2 आपके कोने हैं वहाँ पे आपका पहले आई आएगा, फिर आपका ओ आएगा। खुद की पंचायती मत लगाना, जैसा बता रही हूँ वैसा ही करके आना। ठीक है, तो ए ई आई ओ, ये 4 कोनों को हमने 4 नाम दे दिया। ठीक है, अब बीच में इनको क्रॉस से काट दो। ठीक है, ये बीच में इनका क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस का क्या मतलब है, इसको भी अभी ट्रिक से समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या करना होता है, जो आपका ए ई आई ओ है इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, ये चारों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप में है, कौन सा संबंध है इन चारों के बीच में, वो हमको बताना होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर। बस इतना सा करना होता है। तो इन चारों के बीच में क्या संबंध है वो आपको ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले आएगा आपका ए और ई। ठीक है, ए और ई के बीच में जो संबंध है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रैरी बोलते हैं, नाम को याद रखना है। आई और ओ के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। ठीक है, सब कॉन्ट्रैरी। फिर ए और आई के बीच में जो संबंध है और ई और ओ के बीच में जो संबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, सब अल्टरनेशन बोलते हैं, सब अल्टरनेशन। ठीक है, ए और आई के बीच में भी सब अल्टरनेशन है, ई और ओ के बीच में भी आपका सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप है। बस ये 3 रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। सबसे पहले ई और ए के बीच में क्या हो जाएगा, सी, सी यानी कि कॉन्ट्रैरी। ठीक है, फिर नीचे वाले कोने पे आ जाओ, दोनों की जगह आई और ओ के अंदर क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, ये एस सी है, एस सी यानी कि सब कॉन्ट्रैरी, ऊपर वाला कॉन्ट्रैरी, नीचे वाला सब कॉन्ट्रैरी। जो आपके साइड वाले दोनों कोने हैं ए और आई, ई और ओ, ये दोनों सेम होते हैं और इनका क्या रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप होता है आपका सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, 3 तो ये हो गए। अब मैम आपने यहाँ पे बीच में क्रॉस भी करा था, ये क्यों करा, इसका क्या कोई रिलेशनशिप है, इसका भी रिलेशनशिप है। आपका जो ए और ओ है, जो आपको एक क्रॉस बना रहा है, इस क्रॉस का रिलेशनशिप क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये क्रॉस है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरा क्रॉस बन रहा है आपका ई और आई के बीच में, इस क्रॉस का मतलब भी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, दोनों क्रॉस हो गए कॉन्ट्राडिक्टरी, ऊपर वाले हो गए कॉन्ट्रैरी, नीचे वाले हो गए सब कॉन्ट्रैरी और साइड वाले क्या हो गए, ए और आई, ई और ओ साइड वाले हो गए आपके सब ऑल्टरनेशन। ये इनके रिलेशनशिप के नाम है।
आपको इनको याद रखना है, ऊपर वाले कॉन्ट्रैरी, नीचे वाले सब कॉन्ट्रैरी, साइड वाले सब ऑल्टरनेशन, ठीक है, और बीच वाले यानी कि ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब इनका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैरी, सब कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सब है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो नहीं आ रहा है ना, भी समझाती हूँ। देखो, जो हमारा ए होता है और जो हमारा ई होता है, जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैरी का रिलेशनशिप होता है, ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों कभी भी एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते हैं। हम दोनों एक टाइम पे ट्रू कभी भी नहीं होंगे। अगर ए ट्रू है तो ई ट्रू नहीं होगा, अगर ई ट्रू है तो ए ट्रू नहीं होगा। हम दोनों ऐसे हैं कि हम दोनों एक टाइम पे सही कभी भी साथ में नहीं होंगे, ठीक है भाई। फिर जो आई है और जो ओ है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम दोनों कभी ट्रू नहीं हो सकते साथ में, तो हम दोनों कभी फॉल्स नहीं हो सकते साथ में। भाई तुम्हारे बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि तुम दोनों कभी भी एक साथ में एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते हो, तो हम दोनों कभी भी एक साथ में एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉल्स नहीं हो सकते हैं मतलब क्या, ट्रू हो सकते हैं क्या मैडम, हाँ ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसका हमको कुछ प्रूफ नहीं बताया है, कोई रूल नहीं बताया है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि आई और ओ ने कहा कि हम दोनों कभी भी एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। ए और ई ने कहा कि हम दोनों कभी भी एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते। अब क्या फॉल्स हो सकते हैं क्या मैडम, फॉल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमको कहा गया है कि ए और ई कभी भी एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं, आई और ओ कभी भी एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ए, ई, आई, ओ, इनके नाम क्या हैं, इनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। ए होता है आपका ऑल, इसको हम ऑल के नाम से जानते हैं, कहा था मैंने आपको, बताए थे सारों के नाम। ई क्या होता है, ई होता है आपका ऑल नॉट, यानी कि ये नेगेटिव वाला होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। आई होता है आपका सम, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में भी पॉजिटिव वाला। और ओ होता है आपका सम नॉट यानी कि पर्टिकुलर में नेगेटिव वाला। तो ये इनके नाम हैं। पहले हमने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के चारों कोनों को नाम दे दिया ए, ई, आई, ओ। ए का नाम ऑल है, ई का नाम ऑल नॉट है, आई का नाम सम है और ओ का नाम सम नॉट है। उन जो कोनों का जो हमने नाम दिए थे उनको भी और अच्छे से हमने डिफाइन कर दिया भाई, ठीक है। ए का ये नाम होगा, ई का ये होगा, आई का ये और ओ का ये होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप ये दोनों शेयर करते हैं वो भी हमने बता दिया। साइड वाले सब ऑल्टरनेशन, ऊपर वाला कॉन्ट्रैरी, नीचे वाला सब कॉन्ट्रैरी और क्रॉस कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। फिर मैंने ये भी बता दिया कि जो ऊपर वाले कॉन्ट्रैरी होते हैं वो दोनों बात करते हैं कि हम दोनों कभी भी एक टाइम पे एक साथ में ट्रू नहीं होंगे, फॉल्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, हमको नहीं पता है, लेकिन ट्रू तो नहीं होंगे, सत्य तो नहीं होंगे। नीचे वाले कहते हैं कि तुम दोनों सत्य नहीं हो सकते तो हम दोनों फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है भाई, हम दोनों फॉल्स भी नहीं होंगे। अब ये साइड वालों का क्या मतलब है, साइड वाले कहते हैं ये जो आई है ये अगर आपका फॉल्स होगा, ठीक है, ये अगर आपका फॉल्स होता है तो क्या होगा, जो ए है वो भी आपका हमेशा फॉल्स ही होगा, ठीक है। ये कहता है आई कि जब भी मैं गलत होऊंगा तो ए तुझे भी गलत होना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आई गलत होगा, फॉल्स होगा, तो ए को भी आपके क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना ही पड़ेगा। ये कह रहा है कि भाई जब भी मैं फॉल्स होऊंगा ना तो ए तेरे को भी फॉल्स होना ही पड़ेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। तो फिर ए भी कहता है ठीक है भाई, तू फॉल्स होगा तो मैं तो फॉल्स हो जाऊंगा, लेकिन ए कह रहा है कि अगर मैं ट्रू हो गया तो फिर क्या होगा। तो आई कहता है कि ठीक है, तू अगर ट्रू होगा तो फिर मैं भी ट्रू हो जाऊंगा, ठीक है। ये बातें चल रही है इन लोगों के बीच में। आई बोल रहा है अगर मैं फॉल्स हूं तो तुझे फॉल्स होना ही पड़ेगा, यानी कि आई फॉल्स है तो ए को फॉल्स होना ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी सम वाली स्टेटमेंट गलत है तो ऑल वाली स्टेटमेंट को गलत होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर ए ने बोला कि ठीक है मैं तो फॉल्स हो जाऊंगा तेरे कहने पे, लेकिन अगर कभी मैं सही हो गया तो फिर क्या करेगा तू। तो फिर ऑल ने बोला कि अगर मैं ट्रू हो जाऊंगा, ऑल यानी कि ए ने कहा कि अगर मैं ट्रू हो जाऊंगा तो फिर आई जो है यानी कि सम जो है वो तेरे को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है भाई। यानी कि इससे क्या समझ में आया, इस कहानी से हमको ये समझ में आया कि अगर आपका आई वाली स्टेटमेंट, सम वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आपकी जो ए वाली स्टेटमेंट है उसको फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो जो आई वाली स्टेटमेंट है उसको भी ट्रू होना ही पड़ेगा, यानी कि फॉल्स से आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। नीचे वाला फॉल्स है तब ऊपर वाला फॉल्स होगा, नीचे वाला ट्रू हो गया तो फिर क्या होगा मैडम। तो हमको नहीं पता है कि ऊपर वाला ट्रू होगा या फिर नहीं होगा, हमको सिर्फ इतना सा पता है कि नीचे वाला फॉल्स होगा
तब ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा। अब नीचे वाला आपका ट्रू होगा या फिर है ना ट्रू नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो फिर ऊपर वाले पे क्या असर पड़ेगा वो हमको नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना सा पता है नीचे वाला फॉल्स हो गया, आई आपका फॉल्स हो गया, तो ए को फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका ए वाली जो स्टेटमेंट है वो अगर आपकी ट्रू हो गई तो ट्रू कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अगर आपका ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपकी सम वाली जो आई वाली स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैम ऑल वाली स्टेटमेंट यानी कि ए वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई तो फिर क्या होगा, फिर वही सेम बात, हमको नहीं पता है कि अगर गलत हो गई तो क्या होगा। हमको बस इतना बताया गया है कि अगर ट्रू होगी तो फिर नीचे वाली भी ट्रू होगी, अगर ऊपर वाली फॉल्स होती है तो नीचे वाली ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, फिर हमको नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि फॉल्स है अगर नीचे वाली तो ऊपर वाली भी फॉल्स होगी, अगर ऊपर वाली ट्रू है तो नीचे वाली भी ट्रू होगी, ठीक है। ये सेम आपका ई और ओ की तरफ भी लागू हो जाएगा। ओ कहता है कि जब भी मैं फॉल्स होऊंगा तो ई तेरे को भी फॉल्स होना पड़ेगा। ई ने कहा ठीक है, लेकिन तेरे को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर जब भी मैं ट्रू होऊंगा तो तेरे को भी ट्रू होना पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली, सेम टू सेम वही कहानी है, दोनों सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। नीचे की तरफ फॉल्स है तो ऊपर की तरफ भी फॉल्स बढ़ेगा, ऊपर से अगर ट्रू है तो नीचे भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके कॉन्ट्राडिक्टरी। ये जो बीच वाले होते हैं ना आपके जो क्रॉस, ये होते हैं आपके क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस के अंदर इनका एक्शन है। क्रॉस मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर आपका ए वाली स्टेटमेंट, ऑल वाली स्टेटमेंट जब भी आपकी चाहे ट्रू होती है चाहे आपकी फॉल्स होती है, जो भी होगी तो जो ओ है वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ए आपका ट्रू है तो ओ को हमेशा फॉल्स होना ही पड़ेगा, ओ आपका अगर ट्रू है तो ए को हमेशा फॉल्स होना ही पड़ेगा। ये दोनों ऑपोजिट रिलेशनशिप को शेयर करते हैं और ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। वैसे ही सेम होता है आपका ई वाला और आई वाला, ठीक है। दोनों हमेशा ऑपोजिट ही होंगे, एक ट्रू होगा तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा, दूसरा फॉल्स है तो पहले को आपका ट्रू होना ही पड़ेगा। दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। हस्बैंड जो बोलेगा वाइफ उसका उल्टा ही बोलेगी, फिर वाइफ जो बोलेगी हस्बैंड उसका उल्टा ही बोलेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे ही बोलते हैं। वाइफ बोलेगी आज भिंडी की सब्जी बनाती हूँ तो हस्बैंड बोलेगा नहीं आज मेरे को टिंडे की सब्जी खानी है, टिंडे की बनाओ। वाइफ बोलेगी आज टिंडे की बना लूँ तो हस्बैंड बोलेगा नहीं मेरे को तो आज भिंडी की खानी है, भिंडी की बनाओ। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये रिलेशनशिप है आपका ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में, ठीक है। दोनों ऑपोजिट बात करते हैं। एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, दूसरा अगर आपका फॉल्स होगा तो पहला आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका रिलेशनशिप है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बीच में। ए ई क्या होता है, कॉन्ट्रेरी, आई ओ क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी। साइड वाले क्या होते हैं, सब ऑल्टरनेशन। और क्रॉस आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट, ठीक है। बस ये कुछ बातें याद रख लेना, मेरी छोटी मोटी क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। आई कहता है मैं फॉल्स हूँ तो तेरे को फॉल्स होना पड़ेगा, वो कहता है मैं ट्रू हूँ तो तेरे को ट्रू होना पड़ेगा। ये सारी बातें, ये सारी कहानी को याद रख लेना दिमाग में, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस ये कहानी याद होगी तो आपसे स्टेटमेंट कैसे पूछेंगे, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। आपको कहेंगे कि जो ए वाली स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है तो बताओ इनमें से फॉल्स कौन सी होगी, बताओ। या फिर अगर आपकी ए वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो बताओ इनमें से ट्रू कौन सी होगी, आपको ऐसे पूछ लिया। तो मैंने आपको बताया है अभी कि अगर ए वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आई वाली को भी ट्रू होना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे टिक कर देना भाई जो आई वाली है वो भी ट्रू होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको ये कहानी इसीलिए बताई है, वहाँ पे बोल दिया कि अगर ओ वाली स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स है, ठीक है, अगर आपकी ओ वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगी ही होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ओ और ए क्या होते हैं, ऑपोजिट रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। ओ अगर फॉल्स है तो ए को ट्रू होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी लिख देना कि भाई ए वाली जो है वो हमेशा फिर ट्रू होगी ही होगी, क्योंकि अगर दूसरी एक फॉल्स है तो दूसरी को ट्रू होना ही पड़ता है, दूसरी फॉल्स है तो पहली को ट्रू होना ही पड़ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो ये सब कहानी से आपके ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये कहानी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। इसके विपरीत होता है आपका ये ए और ई के बीच में संबंध यानी कि कॉन्ट्रेरी, ये होता है आपका है ना उप विपरीत यानी कि सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके ई और ओ वाले सब ऑल्टरनेशन, ए और आई वाले सब ऑल्टरनेशन होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाले होते हैं आपके ई और आई, ए और ओ यानी कि ये क्रॉस हस्बैंड वाइफ, ये होते हैं आपके असंगत यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, बस ये कहानियाँ याद रख लेना, पूरा का पूरा खेल यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका आर्ग्यूमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है और नॉन डिडक्टिव यानी कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है।
तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो कहते हैं कि अब डिडक्टिव क्या बात करता है भाई, डिडक्टिव कहता है कि मैं जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ूंगा। इंडक्टिव इसका ऑपोजिट बात करता है, इंडक्टिव कहता है कि ठीक है तो जनरल से पर्टिकुलर जाता है तो मैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चला जाता हूँ। यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया कि सभी प्लेनेट गोल हैं, जितने भी प्लेनेट हैं वो सभी गोल आकार के हैं, इसका मतलब आपकी अर्थ भी गोल है, आपकी मरकरी भी गोल है, आपका वीनस भी गोल है, आपका मार्स भी गोल है। ये सारी क्या हो गई, ये हो गई आपकी डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल। मैंने सबसे पहले बात की है किसी जनरल है ना चीज़ की बात करी, सभी प्लेनेट गोल हैं, सभी की बात कर रही हूँ, जनरल कॉमन की बात कर रही हूँ। फिर मैं एक एक विशिष्ट की तरफ बढ़ी कि ठीक है अगर सभी गोल हैं मतलब अर्थ भी गोल है, मार्स भी गोल है, वीनस भी गोल है, मरकरी भी गोल है, सब गोल है। ठीक है, ये होता है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव क्या कहता था, इंडक्टिव ने कहा था कि मैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ता हूँ, यानी कि इसका ऑपोजिट। सबसे पहले हम विशिष्ट की तरफ जाएंगे और फिर विशिष्ट से हम जनरल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि किसी सामान्य की तरफ बढ़ेंगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल ले लो। अगर आपकी अर्थ भी गोल है, आपकी मरकरी भी गोल है, आपका वीनस भी गोल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका मतलब आपके सभी प्लेनेट गोल हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, बस उल्टा कर दो। तो डिडक्टिव कहता है कि मैं जनरल से सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता हूँ, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता हूँ। उसी तरफ आपका जो इंडक्टिव है वो क्या कहता है कि मैं तो विशिष्ट से जनरल की तरफ जाता हूँ। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब डिडक्टिव के आपके दो और टाइप्स होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। ठीक है, वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब भी आपकी प्रीमाइस ट्रू होती है तो आपका कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ता है। ठीक है, जब भी आपकी परिसर जो है वो सत्य होगी तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा सत्य ही निकलेगा। अगर आपकी परिसर सत्य नहीं भी होती है तो भी आपके कंक्लूजन को सत्य होना ही पड़ता है वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए। अगर आपका परिसर चाहे सत्य हो चाहे सत्य ना हो, लेकिन आपके कंक्लूजन को हमेशा सत्य होना ही पड़ेगा, तभी वो आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड कहलाएगा। अगर परिसर सत्य होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन अगर आपका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, अगर वो फॉल्स आ जाता है गलती से भी, तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, फिर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, एक ही केस है जिसमें आपकी जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो फॉल्स हो सकता है वैलिड आर्ग्यूमेंट में, और वो केस क्या है, अगर आपकी दोनों ही परिसर फॉल्स होती है तो फिर आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो सकता है। अदरवाइज कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं होता है वैलिड आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों आगे और दो टाइप्स के अंदर बढ़ जाते हैं, एक होता है साउंड, एक होता है अनसाउंड। अब साउंड और अनसाउंड को आपको अपनी रियल लाइफ से लगा के देखना है। अगर कोई चीज़ आपकी रियल लाइफ में सत्य है तो वो आपका साउंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, अगर कोई चीज़ आपकी रियल लाइफ में असत्य है तो वो आपका अनसाउंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने ये कहा कि सभी कुत्ते लाल कलर के होते हैं, तो ये बताओ आपकी क्या रियल लाइफ में ये बात सही है क्या, वास्तव में सभी कुत्ते लाल कलर के होते हैं क्या? नहीं भाई, लाल भी हो सकते हैं, काले, पीले, धोले, सतरंगी, किसी भी कलर के हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन थी वो आपकी गलत है, तो वो आपका अनसाउंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सभी कुत्ते चार पैर पे चलते हैं, तो हाँ ये बात आपकी रियल लाइफ में सही निकल रही है, तो फिर ये आपका साउंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यानी कि साउंड और अनसाउंड को देखने के लिए हमको जो प्रपोजिशन है, जो स्टेटमेंट है, जो परिसर है, जो प्रीमाइस है, उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखना होगा। मेरी रियल लाइफ में सही है मतलब ये साउंड आर्ग्यूमेंट है, मेरी रियल लाइफ में गलत है मतलब ये अनसाउंड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी का ही सेम टू सेम होता है आपका क्या, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव आपकी दो तरीके की होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होती है, और कुछ नहीं होती है, बस आपकी वैलिड और इनवैलिड ही होती है। बस यहाँ पे नाम दिया है आपको वैलिड और इनवैलिड, यहाँ पे नाम बदल के उसका स्ट्रॉन्ग और वीक रख दिया गया है। बाकी जो काम है वो दोनों का सेम है। क्या काम है कि कंक्लूजन कभी भी आपका फॉल्स नहीं हो सकता है। जब भी प्रीमाइस आपकी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, लेकिन कंक्लूजन हमेशा आपका सत्य ही आएगा, निष्कर्ष हमेशा आपका ट्रू ही आएगा। ठीक है, ये दोनों आगे और दो टाइप्स में बढ़ जाती है, एक होता है कोजेंट, एक होता है अनकोजेंट। ये भी सेम है आपका साउंड और अनसाउंड की तरह, बस नाम बदल दिया गया है। इसको भी अपनी रियल लाइफ में लगा के देख लो, रियल लाइफ में सही है तो अब वो आपकी क्या हो जाएगी, कोजेंट हो जाएगी। रियल लाइफ में अगर गलत है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनकोजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की साउंड और अनसाउंड के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमाण की तरफ। अब हम इंडियन लॉजिक को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन लॉजिक क्या होता है। इंडियन लॉजिक में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमाण। अब प्रमाण क्या होता है, प्रमाण होता है एविडेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज। हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है प्राप्त करने का, वो होता है आपका प्रमाण। ठीक है, प्रमाण आपके टोटल 6 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या होता है,
कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो भी चीज हमने हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करी है उसको फिर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा ये मतलब निकलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में हम हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस है, उनके थ्रू जो भी हम नॉलेज को रिसीव करते हैं वो आती है आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर। ये है आपका पहला प्रमाण, ठीक है, ये है आपका कौन सा पहला प्रमाण हो गया। दूसरा आता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगा के हम नॉलेज को रिसीव करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका उपमान प्रमाण, तीसरा है आपका उपमान। उपमान मतलब हम उपमा करते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपमा यानी कि कंपैरिजन करना। तो जब भी हम दो चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हैं और तुलना करके जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वो है मेरा उपमान प्रमाण। फिर चौथा होता है आपका शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है, जब भी मुझे शब्दों के माध्यम से किसी भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो शब्द मेरे लिखित हों, चाहे वो शब्द मेरे मौखिक हों, अगर मुझे शब्दों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कौन सा प्रमाण होता है, मेरा शब्द प्रमाण कहलाता है। फिर फिफ्थ होता है आपका अर्थपट्टि। अर्थपट्टि क्या होता है, अर्थपट्टि के अंदर हम कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कल्पना करके क्या करते हैं, अपना नॉलेज गेन करते हैं, अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। और अनुपलब्धि, अनुपलब्धि होता है आपका लास्ट प्रमाण, जिसके अंदर हमको कोई चीज़ क्या है, अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध यानी कि वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो किसी चीज़ के उपलब्ध ना होने की वजह से जो भी हमको नॉलेज की प्राप्ति होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं, ठीक है। ये थे आपके टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण। आई होप आपको ईजी भाषा में समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का हेत्वाभास, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। हेत्वाभास क्या होता है, हेत्वाभास होता है हमारा इंडियन लॉजिक के अंदर फैलेसी। जो फैलेसीज होती है, एक हमारी फैलेसीज होती है वेस्टर्न लॉजिक के अंदर, एक हमारी फैलेसीज होती है इंडियन लॉजिक के अंदर, ठीक है। जो हमारी इंडियन लॉजिक के अंदर फैलेसीज होती है उसको हम हेत्वाभाषा के नाम से जानते हैं। हेत्वाभास क्या होता है, हेतु, हेतु मतलब आपकी मिडिल टर्म, ठीक है। हेतु मतलब आपकी मिडिल टर्म। हम इंडियन लॉजिक में मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म को 3 नाम से जानते हैं, साध्य, पक्ष और हेतु। हेतु मतलब होता है आपका मिडिल टर्म। इंडियन लॉजिक में, हम वेस्टर्न लॉजिक में तो मिडिल टर्म को मिडिल टर्म ही कहते थे, लेकिन इंडियन लॉजिक में मिडिल टर्म ही है, लेकिन नाम क्या बदल दिया, उसका नाम भी उसका हिंदी में कर दिया। भाई इंडियन लॉजिक है तो इंडियन में हम हिंदी भाषा का यूज़ करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हमने हिंदी में कन्वर्ट करके उसका नाम क्या रख दिया, हेतु रख दिया, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक में हम मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं। एक होता है आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म, यानी कि एक होता है आपका साध्य हिंदी के अंदर और पक्ष हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों है आपकी हिंदी वाली है ना, तीनों टर्म्स। और ये मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म है आपकी वेस्टर्न लॉजिक वाली मिडिल टर्म, ठीक है। काम तीनों के सेम है, बस नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो हेत्वाभास क्या होता है, हेतु मतलब होता है आपका मिडिल टर्म, और आभास यानी कि मिस्टेक। जब भी आपकी मिडिल टर्म में किसी भी चीज़ की मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। यानी कि हेतु के अंदर त्रुटि हो जाती है, फैलेसी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेत्वाभास कहते हैं इंडियन लॉजिक के अंदर, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स ऑफ हेत्वाभास होते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका सव्यभिचार। सव्यभिचार क्या होता है, इर्रेगुलर मिडिल। जब आपकी मिडिल टर्म जो है, जो आपकी मध्य पद है, जो आपका हेतु है, वो क्या है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब समझते हो क्या होता है, इर्रेगुलर मतलब मैं ये कहूँ कि XYZ, या फिर मैं ये कहूँ कि जो राम है वो क्या है, मेरी क्लास में रेगुलरली आता है। चाहे मैं क्लास है ना 2 बजे लेती हूँ, चाहे मैं शाम को 4 बजे क्लास लेती हूँ, वो मेरी क्लास में डेली रेगुलरली आता है। लेकिन जो श्याम है वो मेरी क्लास में इर्रेगुलरली आता है, कभी वो आता है मेरी क्लास में, कभी वो नहीं आता है, कभी वो किसी दूसरी मैडम की क्लास में चला जाता है इंडियन लॉजिक पढ़ने के लिए, कभी वो मेरी क्लास में आता ही नहीं है, तो वो इर्रेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे सव्यभिचार में क्या होता है, जो मिडिल टर्म है वो क्या होती है, आपकी मिडिल टर्म आपकी इर्रेगुलर होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी क्या है, आपकी जहाँ भी फायर होगी वहाँ पे आपकी स्मोक होगी, जहाँ भी आपकी आग होगी वहाँ पे आपका क्या होगा, धुआं होगा ही होगा। लेकिन ये बात ज़रूरी तो नहीं है कि भाई जहाँ भी धुआं हो, जहाँ भी स्मोक हो, वहाँ पे आपका फायर हो ही हो, ये बात ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो फायर है वो रेगुलर नहीं है, फायर क्या है, इरेगुलर है। भाई हो सकता है स्मोक, कोई वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा हो, कोई वहाँ पे डीजे पार्टी चल रही हो, किसी का डांस वांस कुछ चल रहा हो, इसकी वजह से स्मोक हो गया हो, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जहाँ पे भी स्मोक हो वहाँ पे फायर लगी ही लगी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका मिडिल टर्म इरेगुलर है, तो जहाँ भी मिडिल टर्म आपका इरेगुलर होता है वो आपकी सव्यभिचार की फैलेसी कहलाती है, ठीक है। दूसरा है आपका विरुद्ध। विरुद्ध नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी अभी मैंने आपको बताया था, मतलब ऑपोजिट। तो इसके अंदर क्या होता है, मिडिल टर्म जो है वो अपने खुद की ही ऑपोजिट होती है, मिडिल टर्म खुद के ही ऑपोजिट होती है।
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके कहूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो मिडिल टर्म क्या है, वो खुद से ही ऑपोजिट है, खुद की ही बात की ऑपोजिट बात कर रही है। यहाँ पे कहा गया है मिडिल टर्म साउंड क्या है, इटर्नल है क्योंकि उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इटर्नल मतलब जो चीज़ कभी भी खत्म ना हो, जिसका कभी भी अंत ना हो, जो है ना अंतहीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बोली है कि जो है ना साउंड क्या है, इटर्नल है क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं इसलिए। लेकिन जिस भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही होगी। तो या तो वो चीज़ प्रोड्यूस होने वाली हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, वो या तो एटर्नल हो सकती है। लेकिन दोनों बातें एक साथ में नहीं कर सकते हो कि भाई साउंड एटर्नल है क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी उसका कभी ना कभी अंत भी होगा ही होगा, ठीक है। जिस भी चीज़ का आप उत्पादन करोगे उसका अंत हमेशा होगा ही होगा, तो वो इटर्नल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बोल रही है, ये खुद के ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है। तो ये होता है आपका विरुद्ध, यानी कि खुद के ही ऑपोजिट बात कर रही है, वो होता है आपका विरुद्ध वाली फैलेसी, ठीक है। थर्ड होती है आपकी सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष क्या होती है, सत्य प्रतिपक्ष फैलेसी कहती है कि एक मिडिल टर्म जो है वो दूसरी मिडिल टर्म के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। विरुद्ध में एक जो बात है वो अपनी ही बात की कॉन्ट्राडिक्टरी है। सत्य प्रतिपक्ष में एक मिडिल टर्म दूसरी मिडिल टर्म के कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी मतलब मैम मिडिल टर्म तो एक ही होगी, नहीं, मिडिल टर्म यहाँ पे एक नहीं होगी, यहाँ पे दो होगी। और दो कब होगी, जब आपकी प्रीमाइसिस भी दो होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत बात करेंगे, तब होगा आपका सत्य प्रतिपक्ष वाली फैलेसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या बात बोली है, कौन बाय इसके अगेंस्ट में बोली है कि साउंड इज नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पहला आपको एग्जाम्पल, पहली आपकी प्रमाइस बोली है साउंड एटर्नल है क्योंकि ये ऑडिबल है। दूसरी में बोला है साउंड नॉन एटर्नल है क्योंकि हम इसको प्रोड्यूस करते हैं इसलिए। तो भाई पहले तुम ये फिक्स कर लो, ये फाइनल कर लो कि साउंड एटर्नल है या फिर नहीं है। या तो एटर्नल हो सकता है या फिर नॉन एटर्नल हो सकता है, मतलब या तो कोई चीज़ खत्म होगी या फिर कोई चीज़ खत्म नहीं होगी। तो या तो एक चीज़ होगी ना दोनों में से, एटर्नल भी है नॉन एटर्नल भी है, एक साथ में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है। तो जब यहाँ पे दोनों प्रीमाइस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो होती है आपकी सत्य प्रतिपक्ष वाली फैलेसी। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है तो वो होती है सत्य प्रतिपक्ष की फैलेसी। हिंदी में दिया हुआ है सव्यभिचार, जब मिडिल टर्म क्या होती है, इरेगुलर होती है। फिर दूसरा है आपका विरुद्ध, जब मिडिल टर्म खुद के ही कॉन्ट्राडिक्टरी में बात करती है, जैसे कि साउंड है ना इटर्नल है क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद की ही बात की उल्टी बात बोल रही है, तो वो हो गया आपका विरुद्ध। तीसरा होता है सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष में आपको दो प्रीमाइस होगी, पहली प्रीमाइस दूसरी प्रीमाइस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात करेंगी। एक में कहा हुआ था एटर्नल है, दूसरे में कहा हुआ था एटर्नल नहीं है, यानी कि या तो फिक्स कर लो एटर्नल है या फिर नहीं है, क्या रखना है तुमको, ठीक है। तो दोनों प्रीमाइस आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी में होगी एक दूसरे की, तो वो होता है आपका सत्य प्रतिपक्ष। एक होता है आपका असिद्ध, नाम से ही समझ में आ रहा है असिद्ध, यानी कि अनप्रूव्ड, कोई चीज़ जो है वो प्रूव नहीं हुई है, कोई अनप्रूव्ड चीज़ है, वो होता है आपका असिद्ध। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्काई लोटस का, ये काफ़ी फेमस आपका एग्जाम्पल है एनटीए का। एनटीए हर बार स्काई लोटस का एग्जाम्पल, या फिर एक है आपका गोल्डन माउंटेन, ठीक है, एक है आपका गोल्डन माउंटेन, इन दोनों का एग्जाम्पल अगर उसको असिद्ध फैलेसी पूछना होता है तो वो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको देता है, ठीक है। तो स्काई लोटस के एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट हैज़ लोटसनेस, ठीक है। क्या बोला है कि स्काई लोटस क्या है, लोटस की तरह ही खुशबूदार है। लेकिन क्या स्काई लोटस नाम का सच में कोई लोटस होता है? भाई लोटस तो हम जानते हैं, कमल तो हम जानते हैं, लेकिन क्या स्काई लोटस नाम का कोई लोटस होता है क्या? हमने तो कभी नहीं सुना। यानी कि ये फैलेसी क्या है, ये फैलेसी आपकी असिद्ध है। हमको ये बात प्रूव ही नहीं हुई है कि आकाश कमल नाम का कोई कमल भी होता है क्या। हमको ये पता है कि कमल तो होता है, लेकिन क्या आकाश कमल, क्या स्काई लोटस नाम का कोई लोटस होता है? नहीं। तो ये चीज़ क्या है आपकी अनप्रूव्ड है, ये प्रूव नहीं हुई है अभी तक। तो जो चीज़ प्रूव नहीं हुई हो उसको हम कहते हैं असिद्ध फैलेसी, वो चीज़ सिद्ध नहीं हुई है, ठीक है। फिर एक होता है आपका बाधित। बाधित क्या होता है, जब आपकी मिडिल टर्म में किसी दूसरे इन्फ्रेंस की वजह से कोई बाधा आ जाती है, यानी कि आपकी मिडिल टर्म में किसी दूसरी चीज़ की वजह से बाधा आ जाती है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो आपकी बाधित वाली जो फैलेसी है, इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रीमाइस है ना, वो आपकी किसी प्रायर नॉलेज के ऑपोजिट होती है। आपके पास में कोई प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज के ऑपोजिट बात करती है आपकी बाधित वाली फैलेसी। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है उससे समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। तो आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज है कि भाई फायर जो है वो कभी भी कोल्ड नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है कि फायर कोल्ड नहीं हो सकती है?
वो फायर है, फ्लावर नहीं है वो, ठीक है। तो फायर कभी भी कोल्ड तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि फायर इज कोल्ड, तो क्या फायर कोल्ड होगी? नहीं, ये बात तो गलत है। यानी कि आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज है कि फायर तो कोल्ड नहीं हो सकती है, ये पुष्पा नहीं है जो बोलेगा कि फायर है फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फायर जो है वो कोल्ड नहीं हो सकती है, तो ये चीज़ आपकी बाधित है। यानी कि आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज से ये जो प्रीमाइस है ये क्या कर रही है, बाधा दे रही है फायर के अंदर, और फायर को ये मानने के लिए बाधा दे रही है कि फायर क्या है, कोल्ड है। लेकिन फायर कोल्ड नहीं होती है, हमको हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हमको कोई हमारा पुराना ज्ञान है कि भाई फायर जो है वो कोल्ड नहीं होती है। तो जब प्रीवियस नॉलेज से आपकी प्रीमाइस क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाधित की फैलेसी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बाधित की फैलेसी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मैराथन करी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, हमने इंडियन लॉजिक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।